Good morning, students. Welcome to the chemistry class. Now we will start organic chemistry. Today we will discuss some general terms of organic chemistry. Okay, students, जब तक आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जनरल टर्म्स क्लियर नहीं होंगी तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अधिकतर आपकी रिएक्शंस होती हैं और रिएक्शंस को समझने के लिए आपको इन जनरल टर्म्स को क्लियर करना ज़रूरी है। ओके, तो हम आज से GOC यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ टर्म्स को क्लियर करेंगे। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन एटम। व्हाट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन एटम? स्टूडेंट्स, the carbon atoms which attach only one carbon atom is known as primary carbon atom। जो कार्बन एटम केवल आपके एक ही कार्बन एटम से अटैच होता है वो आपका प्राइमरी कार्बन एटम कहलाता है। प्राइमरी कार्बन एटम को हम 1 डिग्री से या P से डिनोट करते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए CH3, इस CH3 का एक कार्बन एटम इस CH3 से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन एटम आपका केवल इस कार्बन एटम से जुड़ा है और आपका ये वाला कार्बन एटम इस वाले कार्बन एटम से जुड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला भी आपका प्राइमरी है और ये भी आपका प्राइमरी है। ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी कार्बन एटम। द कार्बन एटम विच अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स, वो कार्बन एटम्स जो आपके 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है वो आपका सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इस पूरे कार्बन कंपाउंड में आपका जो बीच वाला ये कार्बन एटम है वो इस एक साइड से एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और दूसरी साइड से दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, यानी कि बीच वाला आपका कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से अटैच है। तो आपका ये सेंटर वाला जो कार्बन एटम है वो आपका सेकेंडरी कार्बन एटम कहलाता है और जो आपके ये टर्मिनल कार्बन एटम है ये आपके प्राइमरी कहलाते हैं, क्योंकि ये कार्बन एटम केवल एक ही कार्बन से अटैच है। इसी तरह से अगर हम बात करें टर्शरी कार्बन एटम की, द कार्बन एटम विच अटैच टू 3 कार्बन एटम इज़ नोन एज टर्शरी कार्बन एटम। यानी कि आपका ये सेंटर वाला जो कार्बन एटम है वो 3 साइड से 3 कार्बन एटम से अटैच है, तो आपका बीच वाला ये टर्शरी कार्बन एटम कहलाता है और जो आप ये टर्मिनल कार्बन एटम होते हैं ये आपके प्राइमरी कहलाते हैं। नेक्स्ट टर्म्स है आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है? एल्काइल हैलाइड स्टूडेंट्स वो ग्रुप होता है जिसमें कोई भी हैलोजन एटम किसी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है तो वो आपका एल्काइल हैलाइड कहलाता है। जैसे मिथाइल हैलाइड या मिथाइल क्लोराइड एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल है। तो यानी कि जो हैलोजन एटम्स किसी एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है वो ग्रुप आपका एल्काइल हैलाइड कहलाता है। ठीक है, तो अगर एक कार्बन एटम आपका यानी कि वो कार्बन एटम जो किसी हैलोजन एटम से जुड़ा हुआ है वो खुद किसी एक ही कार्बन एटम से जुड़े तो वो आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स कहलाता है। ठीक है, और वो कार्बन एटम जो किसी हैलोजन से अटैच है और 2 कार्बन एटम से अटैच है वो आपका सेकेंडरी हैलोजन एटम्स कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से टर्सरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है? वो कार्बन एटम जिससे एक हैलोजन एटम अटैच है और उससे 3 आपके कार्बन एटम्स अटैच हैं तो वो आपका टर्सरी एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, यानी कि टर्सरी कार्बन एटम से अटैच हैलोजन एटम टर्सरी एल्काइल हैलाइड कहलाता है और आपके सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच जो हैलोजन होता है वो आपका सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कहलाता है। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म आती है आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, यानी कि अगर आपका OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच है तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्राइमरी एल्कोहल कहलाएगा। अगर आपका OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच है तो वो आपका सेकेंडरी एल्कोहल्स कहलाएगा। और अगर आपका OH किसी टर्सरी कार्बन एटम से अटैच है तो वो आपका
टर्शरी अल्कोहल कहलाएगा। इसी तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बोनियम आयन होता है। कार्बोनियम आयन क्या होता है? द कार्बन आयन या द कार्बन एटम विच कैरी पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कार्बोनियम आयन एंड द कार्बन एटम विच कैरी निगेटिव चार्ज इज कार्बिन आयन। ठीक है, तो अगर आपके प्राइमरी कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो आपका प्राइमरी कार्बोनियम आयन कहलाता है। अगर आपके सेकेंडरी कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो वो आपका सेकेंडरी कार्बोनियम आयन कहलाता है। और अगर आपके टर्शरी कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो आपका टर्शरी कार्बन एटम कहलाता है। ठीक, एंड लाइक दैट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बिन आयन। इसी तरह से हम कार्बिन आयन को भी डिफाइन कर सकते हैं। द कार्बन एटम, द प्राइमरी कार्बन एटम विच कैरी negative charge is primary carbon ion and the carbon atom, the secondary carbon atom which carry negative charge is known as secondary carbon ion। ठीक है, इसी तरह से आप टर्शरी को ले सकते हैं। एंड लाइक दैट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आपके प्राइमरी कार्बन एटम से जितने भी हाइड्रोजन अटैच हैं वो आपके प्राइमरी कार्बन एटम कहलाएंगे। सेकेंडरी कार्बन एटम से जितने हाइड्रोजन आपके अटैच हैं वो आपके सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम होते हैं। और टर्शरी कार्बन एटम से आपके जितने हाइड्रोजन अटैच हैं वो आपके टर्शरी हाइड्रोजन एटम होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट टर्म आती है हमारी विनाइलिक कार्बन एटम। द कार्बन एटम विच कंटेन sp2 हाइब्रिडाइजेशंस एंड अटैच टू sp3 कार्बन एटम्स, यानी कि वो कार्बन एटम जिसके ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और वो एक साइड से आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच है तो वो आपका विनाइलिक कार्बन एटम कहलाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो कि ये वाला जो कार्बन एटम है इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और वो एक साइड से आपका sp3 से अटैच है तो ये आपका विनाइलिक कार्बन एटम है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एक तरफ से आपका sp3 कार्बन एटम से अटैच है और इस पर खुद पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस कंपाउंड में आपके जो ये दो सेंटर वाले एटम हैं वो आपके विनाइलिक कार्बन एटम है। नेक्स्ट है आपका एलाइलिक कार्बन एटम, यानी कि द कार्बन एटम विच कंटेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड अटैच टू विनाइलिक कार्बन एटम इज़ नोन एज एलाइलिक कार्बन एटम। जैसे अगर हम इस चैन की बात करें तो इसमें जो आपके टर्मिनल कार्बन एटम है जिस पर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो आपके एलाइलिक कार्बन एटम कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेंजाइलिक कार्बन एटम। द कार्बन एटम विच अटैच टू बेंजीन रिंग, यानी कि वो कार्बन एटम जिससे कोई बेंजीन रिंग अटैच है या वो कार्बन एटम जो एक बेंजीन रिंग से अटैच होता है वो आपका बेंजाइलिक कार्बन एटम होता है। अगर हम यहाँ बात करें इस बेंजीन रिंग से CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये जो हमारा कार्बन एटम है जिससे ये बेंजीन रिंग पूरा जुड़ा हुआ है वो आपका बेंजाइलिक कार्बन एटम कहलाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है हमारा अल्फा बीटा गामा कार्बन एटम। व्हाट इज़ अल्फा बीटा गामा कार्बन एटम? द कार्बन एटम विच अटैच टू ए फंक्शनल ग्रुप इज़ नोन एज अल्फा कार्बन एटम। वो कार्बन एटम जिससे कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो खुद आपका अल्फा कार्बन एटम होता है और उससे नेक्स्ट वाला कार्बन एटम बीटा होता है और उससे नेक्स्ट वाला कार्बन एटम आपका गामा होता है। ठीक है, तो जिस कार्बन एटम से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वो आपका अल्फा माना जाता है और उससे नेक्स्ट वाला कार्बन आपका बीटा माना जाता है और उससे नेक्स्ट वाला आपका गामा माना जाता है। अगर आप नीचे वाले एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर सेंटर वाले कार्बन एटम से OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सेंटर वाला कार्बन एटम जो है वो आपका अल्फा कहलाएगा और उससे इधर जाएंगे इससे नेक्स्ट वाला आपका बीटा है और उससे नेक्स्ट वाला आपका गामा है। इसी तरह से इस अल्फा वाले कार्बन एटम से राइट हैंड साइड वाला बीटा और उससे आगे वाला आपका गामा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म्स है आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक रिएक्शंस? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें आपका ओल्ड बॉन्ड, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें हम तो CH3CH2Cl
यानी कि क्या है ये, इथाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन जब हम एक्वस KOH के साथ कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो CH3CH2OH यानी कि इथाइल अल्कोहल और KCl बनता है। स्टूडेंट, इसमें हमारे जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट, और जो हमारे राइट हैंड साइड होते हैं वो होते हैं हमारे प्रोडक्ट। ठीक है, तो कोई भी जो रिएक्शंस है उसमें हमारे दो चीज़ें मेन होती हैं। किसी भी रिएक्शन में दो चीज़ें मेन होती हैं, फर्स्ट रिएक्टेंट और सेकंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट अटैक्ड ऑन सबस्ट्रेट। ठीक है, एक होता है हमारा सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट अटैक्ड ऑन द सबस्ट्रेट। जैसे इस रिएक्शन में CH3CH2Cl ये आपका सबस्ट्रेट का वर्क करता है, और जो हमारा एक्वस KOH होता है वो हमारा रिएजेंट होता है, यानी कि इसकी प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हो। ओके, तो रिएक्शन को हम कि जो है वो मेन 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ ए ऑर्गेनिक रिएक्शन इज नॉन एज रिएक्शन मैकेनिज्म या इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, यानी कि किसी भी रिएक्शन का जो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस होती है वो आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाती है, या स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन जो होता है किसी भी रिएक्शन का वो आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन की, तो क्लोरीनेशन मीथेन जो है वो HNu लाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, यानी कि CH4 + Cl2 एरो पर हम HNu लिखेंगे और CH3Cl + HCl, यानी कि मीथेन की क्लोरीनेशन से हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो मिथाइल क्लोराइड बना। अब स्टूडेंट, ये रिएक्शन जो है वो किसी एक स्टेप में तो हो ही नहीं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को होने के लिए आपके कुछ स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स को हम पर्टिकुलरली डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो उन स्टेप्स को यानी कि किसी भी रिएक्शंस के स्टेप्स का डिस्क्रिप्शन देना ही रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। तो हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। देखो, फर्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म में का जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है इनिशिएशन स्टेप, यानी कि यहाँ से रिएक्शन जो है वो आपकी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले क्या है कि ये मीथेन का क्लोरीनेशन है, तो क्लोरीनेशन किस में की प्रेजेंस में होगा? वो आपका क्लोरीन और HNu लाइट की प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो क्लोरीन मोलिक्यूल्स होता है वो HNu लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि इनके बीच में बॉन्ड फिशन हो जाता है। अब क्या है स्टूडेंट कि क्लोरीन मोलिक्यूल्स जो है वो आपका एक नॉन पोलर मोलिक्यूल्स है। ठीक है, नॉन पोलर मोलिक्यूल्स है, और नॉन पोलर मोलिक्यूल्स में जो आपका बॉन्ड फिशन होता है वो होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होता है। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन में क्या होता है कि जो आपका बॉन्ड पेयर होता है, बॉन्ड पेयर में जो प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली आपके एक एक क्लोरीन एटम पर चले जाते हैं और फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इनिशिएशन स्टेप में क्लोरीन मोलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक डाउन होकर यानी कि बाय होमोलाइटिक बॉन्ड फिशंस के थ्रू आपका फ्री रेडिकल्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेप है प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है कि ये जो आपका फ्री रेडिकल्स बना है फर्स्ट स्टेप में वो आपके मीथेन पर अटैक करता है। ठीक है, और उससे एक हाइड्रोजन लेकर खुद तो आपका HCl मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है और मिथाइल फ्री रेडिकल्स को प्रोपेगेट कर देता है। ठीक है, अब ये भी आपका यहाँ एक फ्री रेडिकल्स बन गया। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल्स क्या करता है, वो किसी दूसरे क्लोरीन मोलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता है और खुद CH3Cl में बदल जाता है और फिर से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल को जनरेट कर देता है। ठीक है, अब इसी तरह से ये डिफरेंट प्रोसीजर होती रहेंगी कि कभी आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल्स CH4 के साथ रिएक्शन करेगा और कभी आपका मिथाइल फ्री रेडिकल्स बनकर क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक, लास्ट स्टेप होता है आपका टर्मिनेशन स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है कि स्टूडेंट जब ये रिएक्शन होती है तो आपके नंबर ऑफ़ फ्री रेडिकल्स बनते हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल्स भी बनेंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स भी बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस चैन को या इस रिएक्शन को
आपको कंप्लीट होना होता है। तो टर्मिनेशन में क्या होता है कि इस रिएक्शन में जितने भी आपके नंबर ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल्स या क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो आपस में ऐड होकर मोलिक्यूल्स बना लेते हैं। जैसे CH3 फ्री रेडिकल्स और क्लोरीन फ्री रेडिकल्स ने बना लिया CH3Cl, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स और क्लोरीन फ्री रेडिकल्स ने बना लिया Cl2। तो यहाँ पर क्या है कि सारे के सारे फ्री रेडिकल्स जो हैं वो आपस में अटैच हो जाते हैं और रिएक्शन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो इसलिए हम इसको टर्मिनेशन स्टेप बोलते हैं। तो ये क्या है, ये पूरी रिएक्शंस की मैकेनिज्म है। ओके, अब क्या है, अब स्टूडेंट ये जो जितनी भी जनरल टर्म्स है ये आपने क्लास 11th में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें इन जनरल टर्म्स को क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए ये आपका 9th क्लास का ही सिलेबस है जो मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट है कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म। अब किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करना होता है, ठीक है। और बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिनसे हम रिएक्शन मैकेनिज्म को क्लियर करेंगे। किसी भी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो फॉलोइंग टर्म्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, किस किस के थ्रू होता है। तो अगर हम कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका होता है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, मिजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू होता है और हाइपर कंजुगेशन के थ्रू होता है। सेकंड टाइप्स का जो आपका कंसेप्ट है वो आता है टाइप्स नेचर ऑफ रिएजेंट, कि आपका रिएजेंट का नेचर क्या है, रिएजेंट का टाइप क्या है। तो रिएजेंट जो है आपके वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है आपका न्यूक्लियोफाइल। ओके, नेक्स्ट है थर्ड टर्म्स जो आती है वो फिशन या क्लेवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड या ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि आपका जो बॉन्ड है वो किस टाइप से ब्रेक होता है, उसका फिशन किस टाइप से होता है। तो ये डिपेंड करता है होमोलाइटिक फिशन और एक हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। ये सारी की सारी टर्म्स आपने ये जितनी भी हैं यहाँ पर वो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इन सबको एक एक बार रिपीट करूँगी। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कितनी टाइप्स की होती है, तो एडिशन रिएक्शन होती है आपकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। एडिशन रिएक्शन की बात करें तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो ये अल्फा, बीटा और गामा 3 टाइप्स की रिएक्शन होती है, ठीक है। और इन रिएक्शन को क्लियर करना जरूरी है बिफोर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट है टाइप नेचर ऑफ रिएजेंट, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम टाइप्स नेचर ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट के टाइप्स या वो कितने टाइप, उसकी नेचर कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट टाइप्स में आएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो स्टूडेंट्स हैं वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि वो स्पीसीज़ जो इलेक्ट्रॉन्स को चाहने वाली होती हैं, ठीक है, या उनकी तरफ अट्रैक्ट होने वाली होती हैं, वो आपकी इलेक्ट्रोफाइल्स होती हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखती हैं। और कैसी होती हैं, लुईस एसिड होती हैं, ठीक है। ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज विच कंटेन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी कि वो सभी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जिनका ऑक्टेट आपका कंप्लीट नहीं होता है वो सभी इलेक्ट्रोफाइल होती है, जैसे H पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव और OH पॉजिटिव, ठीक है। न्यूट्रल स्पीसीज़ की बात करें, यानी कि वो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है और उनका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है, तो उसमें आपका BCl3 आ सकता है, BeCl2 आ सकता है, FeCl3 आ सकता है। ओके, नेक्स्ट होती है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होती है, ये न्यूक्लियस लविंग होती है, यानी कि ये आपकी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज़ होती हैं और पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट वाली होती हैं, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी इलेक्ट्रॉन रिच, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की या निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा वही तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, और न्यूक्लियस पर कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए ये न्यूक्लियस लविंग होती हैं। डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाली होती हैं। लुईस बेस होती हैं। एग्जाम्पल में ऑल निगेटिवली चार्ज्ड, जितने भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं वो सभी आपकी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती हैं।
ओके। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल स्पीसीज। इसमें आपकी न्यूट्रल स्पीसीज भी आ सकती है, जैसे कि लोन पेयर कंटेनिंग, यानी कि वो न्यूट्रल स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर होता है वो आपकी न्यूट्रल स्पीसीज में आती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आपका 2 टाइप्स में होता है, यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड का फिशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होता है और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन होता है। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन जो है वो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है। इस कंडीशन में जो आपका बॉन्ड पेयर होता है वो इक्वली दोनों एटम पर डिवाइड हो जाता है और बनने वाली स्पीसीज आपकी फ्री रेडिकल्स होती है। ठीक है। या और यानी कि इस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सेम होती है। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन की बात करें तो ये आपका पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है। इस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिफरेंट होती है। ठीक है। और इसमें बनने वाली जो स्पीसीज होती है वो आपकी कैटायन और एनायन होती है। यहाँ पर जो आपका शेयर पेयर होता है वो या बॉन्ड पेयर होता है वो अनइक्वली डिवाइड होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो एडिशन रिएक्शन हमारी 2 टाइप्स की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इन फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो आपका फर्स्ट स्टेप में ही अटैक करता है, यानी कि जिस स्टेप में या जिस फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वही आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। अगर हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक है, यानी कि इथाइन पर हमें HBr का एडिशन कराना है। अब क्या होता है कि HBr एक आपका कैसा मॉलिक्यूल्स है, ये है आपका पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो HBr आपका ब्रेक डाउन होता है H पॉजिटिव और Br निगेटिव में। ये H पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफाइल है और Br निगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहाँ पर H पॉजिटिव। तो जब इलेक्ट्रोफाइल यानी कि H पॉजिटिव अटैक करता है तो इसके इफेक्ट में जो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है इसमें प्रेजेंट पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस कार्बन एटम पर मूव कर जाते हैं, यानी कि किसी भी एक कार्बन एटम पर मूव करेंगे। जिस कार्बन एटम पर आएंगे उस पर नेगेटिव आ जाएगा और जिसकी तरफ से आएंगे उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। अभी H पॉजिटिव वाला जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल है तो इसको जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्सिस होगी वहीं पर ये जाएगा। तो किस कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन्स जाता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये उसी पर अटैक करेगा और बना लेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इस पर पॉजिटिव रह गया। सेकंड स्टेप में ये जो Br पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो CH2 पॉजिटिव वाले कार्बन पर अटैक करेगा और बना लेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। तो ये आपका यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो इथेन की मैकेनिज्म। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी क्या है कि जिस फर्स्ट स्टेप में, यानी कि अगर फर्स्ट स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल को अगर हम देखें, एल्डिहाइड और कीटोन्स द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन वो होते हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो CH3CHO प्लस HCN। ठीक है। HCN में भी क्या होता है कि H पर पॉजिटिव होता है और CN पर निगेटिव होता है। ठीक है। अब ये निगेटिव वाला जो होता है वो क्या है, आपका न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि निगेटिव वाला कहाँ जाता है, न्यूक्लियस के पास जाएगा। तो ये जो HCN है वो आपका यहाँ पर मैकेनिज्म में देखिए HCN ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव प्लस CN निगेटिव में, और फर्स्ट स्टेप में ये आपका CN जो है वो अटैक करता है और ये इस तरह से आपका कंपाउंड बना लेता है। ठीक है। तो आपका जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो होती है जिसके फर्स्ट स्टेप में कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ओके। नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। तो हेयर द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम्स और ए ग्रुप। यहाँ पर क्या है, इन फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, वही है कि आपका
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ही आपका अटैक करेगा। तो ये आपका जो हेलोजिनेशन का एग्जाम्पल है, इसमें क्या है कि देखो बेंजीन का जब हम हेलोजिनेशन कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक है, हेलोजेंस में आप क्लोरीन ले लीजिए तो क्लोरोबेंजीन बन गया आपका। अब ये मैकेनिज्म कैसे हुई है, मैकेनिज्म में अगर हम देखें कि ये जो रिएक्शन है वो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है और Cl पॉजिटिव और AlCl4 निगेटिव बना लेता है। अब ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है यानी कि Cl पॉजिटिव है, वो बेंजीन पर अटैक करता है। ठीक है, और जब ये बेंजीन पर अटैक करता है तो बेंजीन के एक कार्बन के जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं और वहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जहाँ पर शिफ्ट करते हैं। और वहीं से क्या होता है कि वहीं से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। इस हाइड्रोजन की जगह आपका क्या है, क्लोरीन जुड़ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और क्लोरीन जुड़ जाता है, तो ये आपका क्लोरोबेंजीन बन जाता है। यानी कि Cl पॉजिटिव ने एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके खुद वो ऐड हो गया, यानी कि इसको सब्स्टिट्यूट करके उसके प्लेस पर खुद आ गया। और ये Cl पॉजिटिव क्या था, इलेक्ट्रोफाइल था। तो ये ही कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से आप नाइट्रेशन का एग्जाम्पल देखेंगे इसमें और सल्फोनेशन का एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी इसी का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी इसी का ही एग्जाम्पल है, सेम मैकेनिज्म इसमें आएगी इसी तरीके की। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ जनरल टर्म्स थी जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले सब क्लियर होनी चाहिए। अभी इसमें और भी टर्म्स हैं, वो हम नेक्स्ट टर्म पर लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।